अस्सलाम वालेकुम जी। तो विलियम डैलिम्पल की किताब द गोल्डन रोड का तज्जिया मैं आजकल कर रहा हूँ। एक हिस्सा जो था उसमें मैंने इसका जो बुनियादी खाका आपके सामने खींचा, ये बताया कि इसमें किस किस्म की तहकीक है, ये बुनियादी तौर पे किताब क्या कह रही है, किस खत्ते और किस पीरियड के बारे में है, और कौन सी और जो इस वक्त थेरीज़ हैं इस खत्ते और इलाके के बारे में, उनकी मुनासबत से ये बात क्या कह रही है और नई चीज़ क्या कर रही है। तो वो बात तो हुई। अब मैं थोड़ा सा इसकी तफसीलात में इसलिए जाना चाहूँगा कि ये इसकी स्वीप इतनी ज़्यादा है। दिस इज सच अ डाइवर्स बुक विच कवर्स बोथ इन टर्म्स ऑफ disciplinary coverage, but also in terms of geographical coverage, in terms of coverage of the various eras and the various sort of time periods or components within this millennium, that it's important कि इसको बारी बारी देखा जाए ताकि आपको बहैसियत मजमूई एक तो ये अंदाज़ा हो कि इस किताब में क्या कुछ है, और साथ ही ये भी कुछ आप इस पर क्यास आराई कर सकें कि अगर इतने बड़े खत्ते से, इतने बड़े ज़माने से इन्होंने अपना एविडेंस इकट्ठा किया है, तो क्या उससे एक मरबूत थेरी वाकई बनती है कि इंडोस्फीयर के बारे में और गोल्डन रोड के बारे में। अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो जो पहला चैप्टर है, जो बड़ा खूबसूरत चैप्टर है और इसमें से मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, ये बात करता है जब बहुत सी पुरानी आसार कदीमा जो थे यहाँ पे, वो कॉलोनियल ईरा में उनकी दरियाफ्त हुई, और ये बहुत खूबसूरत बयानियाँ है। अजंता केव्स किस तरह से डिस्कवर हुई और उनसे हमें पता जब चलता है उस ज़माने की माशरत का, उस ज़माने के फ़न तामीर का, उसकी साइंस का और उसकी सियासत का। इसमें फिर मज़ीद बयानियाँ है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो 5वीं और 6ठी सदी में आए, और जो पुराना हिंदू मत था उसके मुकाबले में ये दो मज़ाहिब आए और किस तरह से फैले, ख़ास तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के ज़माने में, और फिर किस तरह से बाद में अर्बनाइजेशन और जो ताजिर थे जिन्होंने ख़ास तौर पे बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया, उनकी वजह से बुद्धिज़्म फैला। और बुद्धिज़्म का ये फैलना चीन की जानिब, बुद्धिज़्म का ये फैलना मशरिक़ की जानिब, ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनके ख़्याल में इस चीज़ का सबूत है कि एक इंडोस्फेयर से ये तमाम चीज़ें बाहर गईं जिन्होंने इस तमाम खत्ते में अपना असर जो है दिखाया और आज तक दिखा रही हैं, और ये काफ़ी हद तक एक मुतासिर कुन उनकी दलील है। दूसरा चैप्टर जो है, जिसका पहले चैप्टर का नाम था गेल ऑफ स्टिलनेस, दूसरे का नाम है इंडिया द सिंक ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेशियस मेटल्स, जो कि अपने उन्वान से जाहिर है तिजारत की बात कर रहा है। और फिर इसमें बहुत इन्होंने शवाहिद जो हैं हमारे सामने पेश किए हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान से बड़े पुराने ज़माने में बहुत तिजारत रोम के साथ और मगरिब के साथ थी, और जो बंदरगाहें इस्तेमाल होती थी मिस्र में और दूसरी, और वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि ना सिर्फ हिंदुस्तान से किस अनवा व इकसाम की चीज़ें जो थीं वो एक्सपोर्ट हो रही थी, दरामद हो रही थी, बल्कि ये भी कि फिर उसके इवज़ कितना ज़्यादा सोना और जो कीमती मेटल्स थे वो हिंदुस्तान में आ रहे थे। यानी कि हिंदुस्तान की अमारत का अंदाज़ा होता है, यहाँ की तिजारत का अंदाज़ा होता है, और ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ कितने लोगों के पास कितने फ़नून थे जो वो चीज़ें बनाते थे, और इन चीज़ों की बहुत डिमांड थी दुनिया में। सो ये चैप्टर इस चीज़ के बारे में। अगला चैप्टर है द ग्रेट किंग, किंग ऑफ किंग, सन ऑफ गॉड, और ये बात करता है, अब आप मगरिब की तरफ चले जाएं, अफ़गानिस्तान की तरफ चले जाएं और कुशान डायनेस्टी की तरफ चले जाएं, जो पाकिस्तान जो है उसके लिए भी बड़ी अहम है, चूँकि जो गंधारा तहज़ीब है उसमें कुशान जो है वो मरकज़ी हैसियत रखते हैं, जिनके कैपिटल टेक्सला में थे, पुष्कलावती में थे और बाग्राम में थे। और टेक्सला उस ज़माने की सबसे बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटी थी, जिसको हम वो अहमियत नहीं देते जो कि उसको देनी चाहिए। ये बड़े फ़ख्र की बात है कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है वो इस खत्ते में है। बहरहाल इन इलाकों और कुशान जो थे इनकी सरपरस्ती की वजह से ये जो बुद्धिज़्म था ये फिर तिब्बत और चाइना गया, यानी कि सिर्फ तिजारत का सामान नहीं गया, नए अफकार, एज ही सेज द न्यू आइडियाज़ एंड न्यू गॉड्स ऑल्सो ट्रैवल नॉर्थ। यहाँ आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और आर्ट, और जो गंधारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, और उस पर जो यूनानी और रूमी जो असरात हैं, इसके अलावा जो बुद्धिज़्म की थियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसकी जो मज़हब के जो अफकार हैं उनका जो इर्तका है, और ख़ास तौर पे महायाना बुद्धिज़्म का जो वजूद में आना और उसका बढ़ना, और उसके अंदर मज़ीद पेचीदगी और उसके अंदर प्रोफंडिटी और उसके अंदर सॉलिडिटी आना, इस तमाम की बात हो रही है। और ये भी उसी इंडोस्फीयर का कल्चर और इसके असरात हैं जिसकी वो बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक बहुत दिलचस्प चैप्टर है जिसका नाम है द सी ऑफ ज्यूल्स एक्सप्लोरिंग द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ नालंदा, और इसमें एक चीनी सयाह या चीनी राहब जो वहाँ से सफ़र करके आया इल्म की तलाश में और पुराने बुद्धिस्ट नुस्खों की तलाश में, उसका नाम ज़ुआनज़ांग है और 7वीं सदी में आया। उसके सफ़र से बड़े दिलचस्प इक़्तिबासात हैं और दूसरे लोगों की भी। और इसमें जो खानकाह है और यूनिवर्सिटी है
اور لائبریری ہے نالندہ کی، خاص طور پہ اس کا ذکر ہے، لیکن اور جگہوں کا بھی ہے کہ یہ کتنی اپنے زمانے کے لحاظ سے جدید تھی، یہاں پہ کتنے علوم تھے، یہاں اس کی لائبریری میں کتنی کتابیں تھیں اور اس میں کتنا علم دفن تھا، اور یہاں پہ کتنے لوگ جو تھے وہ تعلیم کے حصول میں سارا وقت مشغول رہتے تھے۔ چائنیز زین بدھزم کا بننا، بدھزم کا بطور ایک سیاسی ہتھیار یا پولیٹیکل ٹول اور آئیڈیالوجی استعمال ہونا، اس کے بعد اس بدھزم کا چین میں جانا جس کو مڈل کنگڈم کہتے تھے، اس چین کا جو جہاں کنفیوشنزم اور داؤزم اور دوسرے مذاہب تھے، اس کا ایونچولی ایک بدھسٹ ملک بننا، یہ بہت سی تھیمز ہیں اور ایک لحاظ سے دلیلیں ہیں اس چیز کی کہ کس طرح سے ہندوستان کے اثرات افغانستان سے ہوتے ہوئے تبت اور چین میں جا کے وہاں کے سیاسی نظام، کیا ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے، کیا پولیٹیکل سسٹم یوز ہوتا ہے، کیا مذہبی افکار ہیں، کیا فلسفے ہیں، اس پہ اثر انداز ہوا۔ اس کے بعد چین کے اوپر ہی فوکس رہتا ہے کتاب کا، اور اس میں 7ویں صدی کی ایمپریس وو زیتیان جو کہ واحد ایک ملکہ who in her own right in 3000 years of Chinese history became the Empress of China، ان کا ذکر ہے چونکہ انہوں نے چاہے سیاسی وجوہات سے یا ذاتی یا دونوں بدھ مت کو وہاں کا پھر سرکاری مذہب بنایا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو وہاں کا پرانا آرڈر تھا، چونکہ یہ خود ففتھ کانکوبائن کے نام سے جانی جاتی تھیں اور یہی اس باب کا عنوان بھی ہے، یہ ایک کم درجے کی محل کی جو خواتین تھیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا، وہاں سے انہوں نے طاقت کا حصول کیا۔ تو جو کنفیوشسٹ اور داؤسٹ وہاں کی محلاتی طاقتیں تھیں وہ ان کے خلاف تھیں، تو انہوں نے ان کی بجائے فوقیت دینی شروع کر دی۔ بدھ جو پیروکار تھے، بدھ مت کے جو پجاری تھے، بدھ مت کے جو طالب علم تھے اور سائنسدان تھے اور دوسرے لوگ تھے، اور ان کو ان سے ریپلیس کیا، اور جس کی وجہ سے پھر وہاں کا سرکاری مذہب جو تھا اور وہاں کے جو خیالات تھے ہندوستان سے، اور یہاں کے جو رواج اور یہاں کے جو خاص نام استعمال کیے جاتے تھے بادشاہوں کے لیے، یہ سب کچھ وہاں پہ آئے، جس کو انہوں نے این ایسوٹیرک بدھسٹ کودتا اوور دا چائنیز کنفیوشن اسٹیبلشمنٹ کہا ہے۔ یہ بھی بہت ایک دلچسپ باب ہے۔ اس کے بعد ایک باب آتا ہے جس کا نام ہے دا ڈائسپورا آف دا گاڈس، اور یہ 6 اور 7ویں صدی میں ہم چلے جاتے ہیں، ہم نیچے آ جاتے ہیں، شمال سے ہم جنوب میں آ جاتے ہیں، ساؤتھ ایسٹ انڈیا میں پالوا جو خاندان تھا یا ڈائنیسٹی تھی، اس کا جو عروج ہے اس کی بات ہوتی ہے۔ شیوازم جو ہندوازم کی ایک شکل ہے اس کے عروج کی، بھکتی ٹریڈیشن کی بات ہوتی ہے، اور کس طرح سے پھر تجارت اور سیاسی بصیرت اور سنسکرت اور جمالیات جو ہیں ادب کی، لٹریری ایستھیٹکس جس کو کہتے ہیں، اب یہ مشرق کی طرف جاتے ہیں۔ مغرب کے رستے بند ہو رہے ہیں، دنیا وہاں تبدیل ہو رہی ہے، تو اب مشرق کی طرف ان کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جس طرف مانسون کی ہوائیں ان کو لے کے جا رہی ہیں، اس کو انہوں نے یہ سنسکرتک یونین آف مانسون ایشیا بھی کہا ہے، اور دا ورچوئل ایکسٹینشن آف سیکرڈ جیوگرافی آف انڈیا ٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی کہا ہے، بیکاز اس کی وجہ سے یہ جو مشرق بعید تھا اس میں ہندوستانی آرٹ، اس کے اندر ہندوستانی افکار، خیالات، فلسفہ اور مذہب کا اثر نظر آیا۔ اور آپ کو جو مہابھارتا میں بہت سی جگہوں کے نام ہیں وہ واقعی آپ کو انڈونیشیا میں اور تھائی لینڈ میں اور برما میں نظر آتے ہیں، ایودھیا آپ کو کئی جگہوں پہ نظر آتا ہے۔ تو یہ تمام اثرات وہاں گئے، لیکن یہ بھی وہ بات کرتے ہیں اور کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ سب وہاں پہ تھوپ دیے گئے، بلکہ جیسے ویتنام میں، کمبوڈیا میں اور ان علاقوں میں بھی بہت سی چیزوں میں انہوں نے کئی چیزیں یہاں سے جو آئی تھیں ان کو نہیں قبول کیا اور اپنی چیزیں ہی رکھیں، اور کئی وہاں جو مذہب کی شکل نکلی یا آرکیٹیکچر کی شکل نکلی وہ دونوں تہذیبوں کا امتزاج تھی، کومنگلنگ تھی، اس کے اندر ایک امیلگمیشن تھی۔ اسی آرگومنٹ کو آگے لے جاتے ہوئے ان دا لینڈز آف گولڈ میں ان کا جو فوکس ہے وہ سماٹرا اور جاوا، جو کہ پھر بدھزم کے بہت اہم مرکز بن گئے، ان پہ چلا جاتا ہے۔ اور بروبدر کا جو بدھسٹ ٹیمپل ہے جو ایک منڈلا کی طرح بنا ہے، بڑا پیچیدہ ہے، مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے، جو پرانا کیپٹل تھا جوگ جکارتا یا جوگ جا، اس کے باہر یہ جگہ ہے، بڑی جادوئی سی جگہ ہے، اس کے قریب ایک آتش فشاں بھی ہے، اس کی یہ بڑی بات کرتے ہیں، اس کے آرکیٹیکچر کی بات کرتے ہیں، اور واقعی وہ ایگزامپل ہے کہ انڈین بدھزم کس طرح سے وہاں جا کے اثر انداز ہوا، اور سب سے بڑا کمپلیکس جو تھا بدھزم کا ایک لحاظ سے وہاں بنا، جیسے کہ سب سے بڑا کمپلیکس ریلیجس کمپلیکس ہندوازم کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اینکور واٹ ہے۔ اگلا چیپٹر ہے ہی ہو از پروٹیکٹڈ بائی دا سن، جس میں ہم کمبوڈیا چلے جاتے ہیں، اور جو وہاں خمیر تہذیب تھی انکور کی، وہ یہ وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے انڈین اور کمبوڈین جو ثقافتیں تھیں وہ آپس میں ملیں، اور جو ہندوستانی
सियासी और मजहबी अफकार थे, उनके असरात, ब्राह्मण जिस तरह से वहाँ गए, लेकिन दूसरे तजारती हल्के भी गए, वहाँ के लैंडस्केप में जो इमारतें बनी उस पर हिंदुस्तान का असर और संस्कृत का असर, और फिर यहाँ की कहानियाँ महाभारत की और दूसरी कहानियाँ, फिर पशुपताज एक जो लोग यहाँ से गए हैं एसेटिक ब्राह्मण्स, उनका जिक्र है। जो सुपर नेचुरल लोर थी वो भी आपस में मिल गई, हिंदू टाइटल्स ऑफ रॉयल्टी भी इस्तेमाल हुए, और एंकोर वॉट का कॉम्प्लेक्स जो एक इंतहाई शानदार जगह है जहाँ भी मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है और वाकई वो देखने के काबिल है। और चोला डायनेस्टी का खिमर डायनेस्टी के साथ ताल्लुकात और ट्रेड और हमले और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आपको आपस में इनका एक ताल्लुक नज़र आता है, असरात नज़र आते हैं। कई चीज़ें मिल के बनी हैं, कई चीज़ें यहाँ से गई हैं। बहरहाल ये उस इंडोस्फेयर की एक्सटेंशन है। और फिर आखिरी 2 चैप्टर्स हम फिर मगरब की तरफ जाते हैं। अब एक और ज़माना है और एक और ख़ित्ता है और कुछ और लोग हैं, और यहाँ एक तो तवज्जो इनकी है हिंदुस्तानी रियाजी मैथमेटिक्स पे और मैथमेटिशियंस पे कि कौन कौन से ये अहम लोग थे। और फिर अब्बासी खिलाफत में ख़ास तौर पे बरमक्की जो उनके वज़रा थे उनका इन्होंने ताना बाना जाके बल्ख से मिलाया है, और ये कहा है कि उनकी ख़ास वजह से, लेकिन इस वजह से भी कि जो अब्बासी खुलफा थे वो इंतहाई इल्म दोस्त थे, और उस ज़माने में मुसलमान तहजीब इंतहाई इल्म दोस्त थी, और बैतुल हिकमा था बगदाद में, और बगदाद कैसे बना, कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो, नॉन न्यूमेरिकल इंटीजर्स, बहुत से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, और ये तमाम चीज़ें किस तरह से अब्बासी खिलाफत में गईं और वहाँ पे मज़ीद परवान चढ़ीं, उनमें इजाफा हुआ। मुसलमान साइंसदानों ने उन पर काम किया, और उन मुसलमान साइंसदानों का वो काम जो कि उन्होंने ख़ुद किया और हिंदुस्तान से आइडियाज़ लिए और यूनान से लिए, वो फिर यूरोप के अहया की तरफ, रेनेसां की तरफ लेके गया दुनिया को। सो वंस अगेन इन सकाफ़तों का और तहजीबों का आपस में ताना बाना, लेकिन एक कलीदी इनकी आर्गूमेंट ये है कि इंडोस्फेयर से जो मैथमेटिशियंस के आइडियाज़ थे और बहुत सी चीज़ें और ज़ीरो का कॉन्सेप्ट, उसकी डेवलपमेंट वो यहाँ से गई, और नशो नुमा फिर उसने बगदाद में पाई। और आखिरी चैप्टर उनका जो है वो मुस्लिम स्पेन, जहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो रही है, वहाँ की लाइब्रेरीज़ और वहाँ की मुसलमानों की इल्म पसंदी, लेकिन उसके साथ साथ वो इल्म वहाँ से फिर यूरोप वालों ने कैसे लिया, वो इल्म जिसके अंदर एक हिस्सा बहरहाल हिंदुस्तान का भी था, किस तरह से वो जेरार्ड ऑफ क्रेमोना और गालिब द मुजारिब और गर्बर्ट ऑफ ओरेलाक और माइकल स्कॉट और एडिलार्ड ऑफ बाथ, रॉजर द सेकंड द बैप्टाइज सुल्तान एंड लियोनार्डो ऑफ पीज़ा जिसे फिबोनाची कहते हैं, इन हजरात के ज़रिए वो इल्म मुसलमानों का जो कि पहले बगदाद और फिर गरनाता और फिर कुर्तबा और इन लाइब्रेरियों के अंदर और टोलीडो में मौजूद था, वो इल्म जो था वो आगे गया, लेकिन उस इल्म का ताना बाना और उसमें बीज जो है हिंदुस्तान के भी हैं। तो ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी है, इंडोस्फेयर की तो है ही, लेकिन ये भी है कि अहले इल्म और अहले बसीरत हर जगह इल्म को पहचानते हैं, इल्म की कदर करते हैं और आलिम की कदर करते हैं, कतई नज़र उसकी जोग्राफियाई जो भी उसका ताल्लुक है और जो भी उसके अफकार हैं और जो भी उसका मज़हब है। सो यहाँ से वो लेके जाते हैं। अच्छा, अब ये वाला हिस्सा थोड़ा लंबा ज़रूर हो रहा है, लेकिन मैं ख़त्म करना चाहूँगा विलियम डैलिम्पल की प्रोज़ की 2 आपको एग्जांपल्स देने को, चूँकि मुझे ये बहुत इवोकेटिव लगती हैं। अजंता की केव्स का जहाँ पे जिक्र है, द अजंता म्यूरल्स रिलेट बुद्धिस्ट स्टोरीज एंड इमेजेस ऑफ सुप्रीम एलिगेंस एंड ग्रेस. Unlike the flatter art of later Indian miniature painting, here the artists used perspective and foreshortening to produce paintings of courtly life and ascetic renunciation, hunts, battles, and erotic liaisons that rank as some of the greatest masterpieces of art produced by mankind in any century. Most beautiful of all are the 2 astonishing images which probably depict the compassionate bodhisattvas Avalokitesvara and Vajrapani, beings on the threshold of enlightenment, who consciously chose to delay crossing over in order to help others who are struggling on the same path. These beings of otherworldly beauty, elegance, and compassion are shown with their eyes half closed, inward looking, weightlessly swaying on the threshold of enlightenment, caught in what the great historian of Indian art, Stella Kramish, described wonderfully as a gale of stillness. Even today, the colors of these murals glow with a brilliant intensity: lizard green, topaz yellow, lotus blue. ये इस तरह का आर्ट है, और ये ऐसी एक सरियल और एक ऐसी मेटाफिजिकल फीलिंग और ऐसा एस्थेटिक है कि जिसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ से हैं और क्या समझते हैं और क्या बिलीव करते हैं, कि इंसान की मता है और इसका असर इंसान के दिल पे होता है, चाहे वो कोई भी हो, बशर्ते कि वो दिल हसास हो। अच्छा, एक आखिरी इक़्तिबास जो है
जहाँ पे वो एंकोर वॉट का जिक्र करते हैं और उसके इर्द गिर्द जो बड़े अहम कुछ टेम्पल्स हैं. Out of the trees of the Cambodian jungle, a mountain of masonry rises in successive ranges. A great tumbling scree of plinths and capitals, octagonal pillars, and lotus jambs. Shingle temple roofs cover intricate reliefs of Indic Naga snakes, lions, and elephants, gods and godlings, sprites, and tree spirits, dreadlocked holy men, and miles of friezes of heavenly musicians and dancing girls, each individualized and many with the lively humanity of actual portraits. The complex was intended to represent both a microcosm of the Hindu universe and the personal funerary chapel and mausoleum for its deified builder, where he enjoyed communion with the god. At its very center, the king's remains were carefully placed in a stone container in the tallest tower of Angkor, a concept which has no direct parallel in any monument in India, but which seems to echo the Buddhist tradition of placing relics at the heart of the stupa. So the book abounds in beautiful descriptions of architectural achievements, artistic achievements, theological, philosophical, and mathematical achievements, which are the common heritage of humankind. But I think importantly, it highlights a period in the history of a particular geographical region which has not been looked upon as closely as a composite whole as he believes it should be. And while that in itself is an important sort of project, for me, what's more important is perhaps the highlighting of so many eras of enlightened people, of enlightened thinking, of enlightened ways of doing things, and hence the common human civilizational progress towards hopefully a better world for all of us. So I thank you for listening to me, and I'll conclude my two-part sort of review of this book here. Thank you.